लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो डियर स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर आलोक सिंह राजपूत एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत वोकेशनल सब्जेक्ट में आने वाला जो विषय है जिसका नाम है मेडिकल डायग्नोस्टिक और उसका टॉपिक है ईएसआर। उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ईएसआर को हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सामान्य तौर पर लाल रक्त कोशिकाओं का आकलन किया जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं हेल्दी हैं, टूटी फूटी हैं या कोलैप्स हो चुकी हैं। सामान्य तौर पर कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम ईएसआर के आधार पर पहचान सकते हैं कि वो मानव शरीर के अंदर किस स्थिति में है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ईएसआर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय की बात करेंगे कि ईएसआर का परिचय क्या है, ईएसआर को किस नाम से जानते हैं। सो द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज अ ब्लड टेस्ट दैट डिटेक्ट एंड मॉनिटर इन्फ्लेमेशन विद इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने का यह एक ब्लड टेस्ट है। रक्त के माध्यम से कहीं ना कहीं हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि मानव शरीर में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है, सामान्य सरल शब्दों में हम सूजन के माध्यम से समझ सकते हैं कि शरीर का कोई अंग अगर विशेष प्रकार की उसमें सूजन है, वो सूजन किसी भी कारण से हो सकती है। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण ये सूजन हो सकती है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं और उनके प्रभाव को हम कहीं ना कहीं ईएसआर टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। परिचय में दूसरा जो सेंटेंस है, लाइक it measures how quickly red blood cells settle at the bottom of the test tube in 1 hour। तो ये विधि की बात हम कर रहे हैं कि सामान्य तौर पर जब हम ईएसआर का टेस्ट लगाते हैं तो किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले ट्यूब होती है जिसको हम ईएसआर ट्यूब के नाम से ही जानते हैं। उस ट्यूब के अंदर संबंधित मरीज के रक्त को, जो कि वेन के माध्यम से निकाला जाता है, और ये रक्त विशेष तौर पर ईडीटीए ब्लड होता है। ईडीटीए, यहाँ पर ईडीटीए का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसाइटिक एसिड। ईडीटीए एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता, जमने नहीं देता। तो मरीज का जो रक्त होता है वो ईडीटीए सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है जिससे कि वो कोगुलेट ना हो, और उस रक्त को हम कहीं ना कहीं ईएसआर ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं और 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। इस चित्र के माध्यम से भी आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। ये आपके सामने एक ईएसआर का ट्यूब है जिसमें मरीज का रक्त भरा गया है, और 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद आकर इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं कितनी सेटल हुई हैं। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं अगर हेल्दी हैं तो वो बहुत कम मात्रा में सेटल होंगी, और अगर किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं टूटी फूटी हैं या कोलैप्स हैं तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में सेटल होगी। जितनी ज्यादा मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं सेटल होंगी, ये इस बात का इंडिकेशन है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है। ओके, सो अगली पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा जो हमारा पीपीटी है, इसमें हम पर्पस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईएसआर है उसका परीक्षण क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात आ रही है डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन। मानव शरीर के अंदर किसी प्रकार का अगर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को जैसे कि मैंने बताया सूजन के माध्यम से हम कह सकते हैं शरीर के कई अंग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इंटरनली उसमें स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उस इन्फ्लेमेशन को जांचने के लिए हम ईएसआर का टेस्ट कर रहे हैं। विशेष तौर पर एलिवेटेड ईएसआर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन इन द ब्लड ऑफन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिसीज। तो सामान्य तौर पर शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसमें ईएसआर का वैल्यू बढ़ जाता है। कैंसर होने के केस में भी ईएसआर का वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और ऑटो इम्यून डिसीज ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर के स्वस्थ अंगों के ऊपर अटैक कर देता है और उनको धीरे धीरे नष्ट करना चालू करता है। तो इस स्थिति में भी कहीं ना कहीं ईएसआर का वैल्यू बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो पर्पस में जो सेकंड पॉइंट है वो है मॉनिटर कंडीशन यूज्ड टू फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ क्रॉनिक कंडीशन सच एज
रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड टेम्पोरल आर्थराइटिस। तो जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सामान्य तौर पर ईएसआर का एलिवेटेड वैल्यू हमको आर्थराइटिस के केस में देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर हम करें जिसका पूरा नाम है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरा है टेम्पोरल आर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्थराइटिस एक ऐसी आर्टरी जो कि हमारे कहना चाहिए ब्रेन को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, उसमें अगर स्वेलिंग आती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को हेडेक देखने को मिलता है, माइग्रेन की सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में भी ईएसआर का वैल्यू कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नॉन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो नॉन स्पेसिफिक में इट डज नॉट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज और लोकेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो ये जो टेस्ट है ये सामान्य तौर पर ये तो बताता है कि इन्फ्लेमेशन है, लेकिन शरीर के किस हिस्से में इन्फ्लेमेशन है ये ईएसआर नहीं बताता। चलिए अगली पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पीपीटी में हम बात करेंगे कि जो ईएसआर है उसका नॉर्मल रेंज क्या है। ईएसआर का फुल फॉर्म हम लोग समझ चुके हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो नॉर्मल वैल्यू vary based on age, sex and laboratory method, but generally fall within these range. नंबर फर्स्ट है मैन अंडर 50 ईयर 0 to 15 mm per hour, ये इसका नॉर्मल वैल्यू है। अगर इस वैल्यू से ज्यादा आता है लाइक 20 के आसपास है या ये कह लें कि 22 है या उससे कहीं ज्यादा है तो ये हम एबनॉर्मल रेंज की कैटेगरी में मानेंगे। नेक्स्ट है लाइक मैन ओवर 50 इयर्स 0 to 20। जैसे जैसे एज बढ़ती है कहीं ना कहीं लाल कोशिकाओं की रेड ब्लड सेल्स की कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है, तो बढ़ती उम्र में ईएसआर का बढ़ना कहीं ना कहीं नॉर्मल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमन अंडर 50 इयर्स 0 to 20 mm per hour, woman over 50 years 0 to 30 mm per hour and children 0 to 10 mm per hour। ये नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू अपने आप में इंडिकेट करता है कि इस वैल्यू से अगर वैल्यू बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि शरीर के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, किसी प्रकार की सूजन है और ये किसी भी कारण से हो सकती है। कारणों को भी हमने जानने की कोशिश की। उसका कारण हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या फिर इंटरनल इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पीपीटी हमें इस बात को इंडिकेट कराता है कि हाई ईएसआर लेवल हमें कब देखने को मिलेगा। सो हाई ईएसआर मीन द रेड ब्लड सेल सेटल फास्टर देन नॉर्मल, यूजुअली इंडिकेटिंग अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन। इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन के बढ़ने से कहीं ना कहीं ईएसआर का वैल्यू बढ़ता है और वो हमें कैसे देखने को मिलेगा, माइल्ड टू मॉडरेट। एग्जाम्पल दिया है 20 to 50 mm पर आवर की जो वैल्यू है वो हमें देखने को मिलेगी क्रॉनिक इन्फेक्शन में और माइल्ड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। तो अगर कहीं किसी व्यक्ति का ईएसआर वैल्यू 20 to 50 mm पर आवर देखने को आ रहा है तो इसका एक कारण हो सकता है क्रॉनिक इन्फेक्शन। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं आपको कि बीमारियां जो होती हैं वो समय के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट, जो कि कहीं ना कहीं कुछ दिन से कुछ सप्ताह के अंदर खत्म हो जाती है, उसे हम एक्यूट बीमारी के नाम से समझते हैं। और दूसरा जो डिसीज होता है उसे हम क्रॉनिक टर्मिनोलॉजी उपयोग में लाते हैं। क्रॉनिक का मतलब है कि कोई एक ऐसी डिसीज, कोई एक ऐसी बीमारी जो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है, तो अल्टीमेटली वो क्रॉनिक डिसीज के अंतर्गत आती है। तो इस केस में हमको 20 to 50 mm पर आवर देखने को मिल सकता है। सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस लाइक 50 to 100 mm पर आवर के आसपास ये साथ कब देखने को मिलेगा, सीवियर इन्फ्लेमेशन। सीवियर, यहाँ पर जो सीवियर शब्द है इसका मतलब ही अपने आप में गंभीर अवस्था होती है और दूसरा शब्द लिखा हुआ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही अंगों के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये बात विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है सामान्य तौर पर हमारे अंगों की रक्षा करने के लिए होता है, लेकिन जब ये हाइपर सेंसिटिविटी का प्रदर्शित करता है तो ये हमारे ही शरीर के अंगों के ऊपर अटैक कर देता है और कई गंभीर बीमारियां परिणाम स्वरूप देखने को मिलती हैं जो कि जानलेवा साबित होती हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं वेरी हाई लेवल की कि
ईएसआर का सबसे ज्यादा हायर वैल्यू हमको कब देखने को मिलेगा, और उसमें कंडीशन भी रखी गई है कि लाइक 100 ml/h के ऊपर का ईएसआर का वैल्यू देखने को मिलता है, विशेष तौर पर कैंसर तथा सीवियर इन्फेक्शन के केसेस में हमको ये देखने को मिलेगा। तो यदि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है या किसी बैक्टीरिया या वायरस का बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, तो उस केस में हमको कहीं ना कहीं ईएसआर का वैल्यू काफी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं हम लोग कॉमन कॉजेस की बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें स्पेशली बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू ईएसआर का देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ईएसआर को हमेशा याद रखना है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है ये टेस्ट कि हमारा रेड ब्लड सेल्स जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में डैमेज्ड कंडीशन में है। सो ऑटो इम्यून डिसीज स्पेशली रेमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, हम ल्यूपस नामक बीमारी की बात कर रहे हैं। ये वो केसेस है जिसमें हमको ईएसआर का वैल्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक जॉइंट से संबंधित, जोड़ों से संबंधित बीमारी है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारे ही जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में मैंने पहले भी बोला कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसमें स्पेशल टाइप की सेल्स फंक्शन करती हैं, एंटीबॉडीज फंक्शन करते हैं, और ये कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी का प्रदर्शन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं, और उसमें एक बीमारी है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है, और जो जॉइंट्स का काम है या उनकी जो लाइनिंग है उनमें सूजन पैदा हो जाती है, जिससे जॉइंट्स में मूवमेंट या तो कम देखने को मिलता है या पूरी तरह से अवरुद्ध भी हो सकता है। ल्यूपस की हम बात कर रहे हैं। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा स्पेशली सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर अटैक करता है। उसमें हम किडनी को शामिल कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन को शामिल कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र अटैक कर देता है। इन्फेक्शन एग्जाम्पल दिया है ट्यूबरकुलोसिस, बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस से मैं ये बोलना चाहूंगा, फोकस करके बोलना चाहूंगा कि ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो सामान्य तौर पर ईएसआर के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किसी पेशेंट का अगर ईएसआर का वैल्यू बहुत ज्यादा फॉल है तो टीबी के लक्षण उसके अंदर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइक कैंसर, जो कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मल्टीपल मायोलोमा, यहाँ पर जो मायोलोमा शब्द है इसका मतलब ही है मेलानिन वाले शब्द से रिलेट कर रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को स्किन का कैंसर है सो उस व्यक्ति के शरीर में ईएसआर का वैल्यू हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक इन्फ्लेमेटरी डिसीज लाइक जायंट सेल आर्थराइटिस। जायंट सेल आर्थराइटिस में स्पेशली ब्रेन को प्योर ब्लड की सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ही सीवियर हेडेक जैसी बीमारियां हमको देखने को मिल सकती हैं। किडनी डिसीज एंड द लास्ट वन इज लाइक प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन कैन आल्सो कॉज टेम्पररी एलिवेटेड रिजल्ट। तो ये वो कारण है जिसमें स्पेशली ईएसआर का वैल्यू हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है सिम्टम्स ऑफ हाई ईएसआर। क्या लक्षण है पेशेंट के अंदर, हमको क्या लक्षण देखने को मिलेगा, लक्षण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस पेशेंट के अंदर ईएसआर का वैल्यू हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सो लाइक व्हाट, हाई ईएसआर इज नॉट अ डिसीज इटसेल्फ बट अ साइन ऑफ अंडरलाइंग इश्यूज पेशेंट में एक्सपीरियंस। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ईएसआर का वैल्यू ज्यादा हो सकता है उनके शरीर के अंदर हमको कैसे लक्षण मिलेंगे। नंबर फर्स्ट, जॉइंट पेन, स्टिफनेस। जो जॉइंट्स हैं उनमें जबरदस्त तरीके से पेन देखने को मिल सकता है, जकड़न महसूस हो सकती है, जिसको हम कहीं ना कहीं स्टिफनेस के नाम से समझ सकते हैं। स्वेलिंग या सूजन देखने को मिल सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके जॉइंट्स मूव करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो दर्द की शिकायत करते हैं, उनमें स्टिफनेस देखने को मिल रही है। तो ऐसे पेशेंट का ईएसआर का वैल्यू हमको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका अचानक से वेट लॉस हो रहा है तो उसको ईएसआर का टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट इज फीवर। फीवर किसी भी कारण से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है तो उसका ईएसआर का लेवल भी बढ़ा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक क्रॉनिक फैटिग, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, लंबे समय से थकान महसूस हो रही है, तो ईएसआर का टेस्ट कराया जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हेडेक और नेक पेन। ये वो लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि
आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और स्पेशली ESR का टेस्ट कराना चाहिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, प्रिपरेशन बाय ESR आप कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर कैसे करेंगे। तो सामान्य तौर पर इस टेस्ट के लिए हमें एक ट्यूब लेनी होती है जिसका नाम है ESR ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब में अल्टीमेटली मार्किंग लगी होती है ना। पेशेंट का जो ब्लड है, और स्पेशली मैंने पिछली पीपीटी में भी बताया आप लोगों को कौन सा ब्लड लेना है, आपको EDTA ब्लड लेना है। भाई दो प्रकार के ब्लड होते हैं, दो प्रकार के सैंपल कैरी किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। एक को कहते हैं EDTA ब्लड, दूसरे को कहते हैं प्लेन ब्लड। EDTA ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें विशेष तौर पर एक प्रकार का केमिकल शामिल किया जाता है जिसका नाम है EDTA। EDTA का पूरा नाम है एथाइलिन डाइलामिन टेट्राएसिटिक एसिड। ये वो कंटेंट है जो कि ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता, उसको जमने नहीं देता। तो ये EDTA वाला ब्लड लंबे समय तक कहना चाहिए अनकोगुलेटेड फॉर्म में रखा जा सकता है। तो इस तरीके का जो पेशेंट का ब्लड है उसको हम ESR ट्यूब के अंदर फिल करते हैं और उसको 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए छोड़ दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। 1 घंटे के बाद आकर जब हम इस ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं तो अल्टीमेटली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सेटल होने लगती हैं। तो कितनी मात्रा में वो सेटल हुई है उसका आकलन करके हम कहीं ना कहीं ESR का वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल का सेटलमेंट होता है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उतनी ज्यादा मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं डैमेज फॉर्म में है। इससे पहले वाली पीपीटीज में हमने नॉर्मल वैल्यू चेक कर लिया है, उसके आधार पर इस बात को तय किया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति का ESR का वैल्यू नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो इस बात का डिसीजन फिर जो आपका फिजिशियन है वो लेता है कि इसका कारण क्या है, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है, वायरल इन्फेक्शन के कारण है, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं या फिर कोई दूसरी इंजरीज हैं, कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ESR इस बात को इंडिकेट करता है कि संबंधित व्यक्ति के शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन होता है और वो सूजन किसी भी कारण से हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगली जो क्लास होगी हमारी वो इसी के आगे जो हमारा मेडिकल डायग्नोस्टिक सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड हम एक कोई दूसरी कक्षा लेकर आएंगे और उसमें हम और किसी दूसरे ब्लड टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।